हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज 1 जनवरी 2026 है, मतलब इस वर्ष का नया दिन और नया दिन है 1 जनवरी। 1 जनवरी को एक तो नववर्ष पड़ता है, नववर्ष का पहला दिन पड़ता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इस दिन को और महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और 1 जनवरी 1818 ईस्वी में भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, और जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 800 सैनिक थे। 800 सैनिकों में 500 महार जाति के सैनिक थे, जो मराठा साम्राज्य में उनको अछूत अस्पृश्य माना जाता था। उन सैनिकों ने 800 सैनिकों ने मराठा साम्राज्य के पेशवाई सैनिक 28,000 पेशवाई सैनिकों को धूल चटा दी, मतलब उनको बुरी तरह हटाया। और इस ऐतिहासिक घटना 1 जनवरी 1818 ईस्वी में हुई थी, और इसीलिए इस दिन को जो है शौर्य दिवस, विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ। आइए आज इस ऐतिहासिक घटना के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि कहां से बनती है, तो इसकी पृष्ठभूमि में अगर अपन देखें तो मराठा साम्राज्य से बनती है। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इनकी नींव रखी गई 6 जून 1674 ईस्वी में। रायगढ़ को इन्होंने जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और रायगढ़ में ही इन्होंने जो है राज्याभिषेक करवाया। मुगलों से लड़कर के संघर्ष करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इन्होंने। मराठा साम्राज्य की नींव डाली महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा डाली। ठीक है, इसी में इनका जो मराठा साम्राज्य था, इसमें जो है इनके जो शासन व्यवस्था चाहिए ना, शासन व्यवस्था में अगर देखें तो प्रधानमंत्री का पद होता था। तो प्रधानमंत्री का जो पद था ब्राह्मणवादी पेशवाइयों के हाथ में गया, और जब उनके हाथों में गया तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत राजा की शक्ति हीन कर दिया और मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। और उन्होंने जो है मराठा साम्राज्य का विस्तार भी किया। ठीक है, लेकिन यहां से जो है अगर अपन देखें तो ये जो है पेशवाई शासकों ने ना मराठा साम्राज्य में जो है प्राचीन काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे वर्ण व्यवस्था थी ना, वर्ण व्यवस्था में क्या थे, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण उनकी वर्ण व्यवस्था में आते थे। इसी प्रकार से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था जो है बनाए रखी। अब इनकी जो वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें एक अन्य वर्ण था जो इन 4 वर्णों के अतिरिक्त था। इनको इस वर्णों से बाहर रखा गया, जो थे अछूत अस्पृश्य, है ना। और इसमें महार जाति आती थी, अनुसूचित जाति आती थी। इनका जो है उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था, इनके साथ सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता था वहां पर। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं इनको नगरों से, शहरों से, गांव से बाहर रहना पड़ता था। जब वे नगरों में, गांवों में, शहर में आते थे तो झाड़ू बांध कर, कमर पर झाड़ू बांध करके आना पड़ता था। और कमर पर झाड़ू इसलिए बांधा जाता था क्योंकि जब ये चलते थे तो इनके चलने से जो पैरों के निशान हैं वो से घसीटते हुए झाड़ू से मिट सके, जिससे यह जमीन प्रदूषित और अपवित्र नहीं होती थी सवर्णों के लिए। दूसरा, गले में इनकी में मिट्टी का बर्तन, हांडी बांध दी जाती थी, जैसे वो थूकते थे तो थूक उस हांडी में गिरे और सवर्णों को प्रदूषित, अपवित्र न करे। इस प्रकार से उनके साथ जो है उत्पीड़न किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तालाबों, बावड़ियों, कुओं से ही नहीं, बल्कि मतलब तालाबों, कुओं, बावड़ियों से ही नहीं, बल्कि जो गंदी पोखरें होती थी, पोखरों से भी पानी लेने के लिए उनको सोचना पड़ता था। मंदिरों में उनको जाना वर्जित था, सार्वजनिक स्थानों पर वर्जित था। इस प्रकार से उनके साथ जातीय और सामाजिक भेदभाव होता था, उत्पीड़न होता था। जब उनके पास जो है जीवन के लिए कोई साधन नहीं थे, जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं थे, तो उन्होंने पेशवाइयों से साधन मांगे, सेना में भर्ती होने की अनुमति भी मांगी, लेकिन उन्होंने जो है जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी साधन उनके लिए नहीं छोड़े। तो वो मजबूरन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों के रूप में वो भर्ती हुए, और जहां पर उन्हें जो है प्रशिक्षण मिला,
प्रेरणा मिली, शक्ति पावर मिली और उनको बेहतर मिला। इस प्रकार से वो सशक्त हुए, थोड़े से सशक्त हुए, क्योंकि वहां पर उनको जो है खाना और जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ साधन तो मिले थोड़े से, ठीक है। इस प्रकार से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। और इधर जो है अपन कहें तो 23 जून 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और उसमें अंग्रेजों की विजय होती है। और फिर जो है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में फिर बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध यह निर्धारित कर देता है कि भाई भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो रही है। ये एक निर्णायक युद्ध था और इसने अंग्रेजी सत्ता को भारत में स्थापित कर दिया। अब इसी कड़ी में जब भारत के कई हिस्सों पर जो है अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी और इसी कड़ी में जो है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ और इसी कड़ी में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होना था। तो इसी युद्ध के दौरान जो है भीमा कोरेगांव एक युद्ध हुआ और ये एक हिस्से के रूप में भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ और ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में कोरेगांव में यह घटना घटी। भीमा नदी के पास ये कोरेगांव पड़ता था, वहां पर यह घटना घटी। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे पर जो है नियंत्रण कर लिया, ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो चुका था और वो अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करना चाहते थे, सत्ता को और मजबूत करना चाहते थे। इधर अपन देखें तो जो मराठा साम्राज्य में था, मराठा साम्राज्य उस समय वहां पर एक शक्तिशाली क्षेत्रीय साम्राज्य था और ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रहा था। तो वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार करे और जो मराठा साम्राज्य में जो पेशवाई थे उनको अपने अधीन करे। इस प्रकार के उद्देश्य से वो वहां पर लड़ रहे थे। दूसरा, मराठा साम्राज्य में देखा जाए तो रघुनाथ राव का जो पुत्र पेशवा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय उसका नेतृत्व कर रहा था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पुणे पर अधिकार कर लिया तो पुणे को, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पुणे को पुनः प्राप्त करना इनका उद्देश्य था और ब्रिटिश प्रभुत्व का मुकाबला करना और अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने की एक कोशिश थी इनकी। और इसमें इनका जो साथ दे रहे थे मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक का जो साथ दे रहे थे कर्नल विश्वास राव थे, ये मराठा सैनिकों का निर्देशन कर रहे थे। अन्य में अगर तुम देखें तो बापू गोखले, पप्पा देसाई और त्र्यंबक जी डेंगले ये महत्वपूर्ण नेता थे जो इनसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होने वाला था उसमें साथ दे रहे थे, ठीक है, इस प्रकार से। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान किसने संभाली तो कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉन्टन ने इसकी जो है कमान संभाली थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न रेजिमेंटों के द्वारा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉन्टन। इसमें अगर अपन देखें तो इनके पास जो है, हाँ, मराठा साम्राज्य के पास जो सेना थी 28,000 सैनिकों की एक मजबूत सेना थी, जिसमें 8,000 पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार सैनिक थे। हाँ, ये एक मजबूत सेना थी। और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर देखें तो ये विभिन्न रेजिमेंटों के द्वारा एक सेना बनी थी। इसमें 800 सैनिक थे, जिसमें 500 पैदल सैनिक और 300 घुड़सवार। इनके पास 24 तोपें थी, ठीक है। इस प्रकार से ये 800 सैनिक 28,000 सैनिकों को चुनौती देने के लिए तैयार थे, ठीक है। यहां पर अब इस प्रकार से जब 28,000 पेशवाई सैनिक पुणे की तरफ रवाना होते हैं और इधर कोरेगांव में मतलब कहें तो 31 दिसंबर 1817 ईस्वी में कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉन्टन के नेतृत्व में 800 की सेना ने रात भर तक मार्च किया, मतलब 12 घंटे तक वो चलते रहे और 25 मील की दूरी तय करके वो सुबह कोरेगांव में पहुंचे। अब कोरेगांव में इसलिए पहुंचे क्योंकि अगर कोई खाली मैदान में अगर वो रुकते तो फिर उनका फंसना तय था और इतनी कम सेना के लिए वो है खतरा था। इसीलिए वो ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां पर अपना स्थिति संभालने के लिए तैयार थे।
जहां पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इस प्रकार से उनको जो है पुणे में स्थित कोरेगांव मिला। कोरेगांव की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी थी कि चारों तरफ से मिट्टी की दीवार थी, जिसका उन्होंने अपनी प्राकृतिक सुरक्षा हेतु फायदा भी उठाया और वहां पर उन्होंने एक गांव की गोलबंदी की और अपनी स्थिति वहां पर मजबूत की। ठीक है, लगभग अब दूसरी तरफ से जो है पेशवाई सैनिक आ रहे थे, अब उनकी मुठभेड़ वहीं पर शुरू होती है। तो लगभग 12 घंटे तक वो जो है पैदल चलकर मार्च करके आई थी सेना और 12 घंटे तक अपनी जो है युद्ध में डटे रहे। और अपन कहें तो एक भीषण उस समय उस दिन जो है एक भीषण युद्ध हुआ और 12 घंटे तक यह भीषण युद्ध चला। इसमें भारी संख्या में दुश्मन होने के बावजूद भी ब्रिटिश सैनिकों की बेहतर रणनीति और रणनीतिक स्थिति का उपयोग करते हुए अपनी स्थिति वहां पर बनाए रखी और 12 घंटे तक भीषण इस युद्ध में अपना अदम्य साहस उन्होंने दिखाया। जब ब्रिटिश सेना के अतिरिक्त सैनिक वहां पर आने लगे तो 28,000 सैनिकों की 28,000 पेशवाई सैनिकों की जो सेना थी भयभीत होकर के वहां से पीछे की ओर हट दी और वहां से हट खड़ी हुई। ठीक है, और जून 1818 में अंतिम पेशवाई शासक बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण करा और इस प्रकार से 800 सैनिकों की जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने 28,000 पेशवाई सैनिकों को जो है हरा दिया। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, परिणाम यह निकला ये दक्षिण मध्य और पश्चिमी भारत में लगभग सभी हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस वहां पर अधिकार हो चुका था, शासन स्थापित हो चुका था। इस प्रकार से यह जो लड़ाई थी है ना, कम सैनिकों ने इतने बड़ी सेना को हराया, मतलब ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिशोध की लड़ाई थी, अछूतों की अस्मिता की लड़ाई थी, ब्राह्मणों के पीड़न की वो लड़ाई थी, क्योंकि उन्होंने अपने देखा कि पीछे उन्होंने जो है सामाजिक उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया और सामाजिक भेदभाव किया, सामाजिक शोषण उत्पीड़न किया और इसका प्रतिशोध व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने का ये अवसर था जो उनको अंदर से प्रेरित कर रहा था। और इस प्रकार उन्होंने इस महान योद्धाओं ने व्यक्तिगत प्रतिशोध का फायदा उठाया और उसको जो है लड़ाई में अपना अदम्य साहस दिखाया। ठीक है, इस प्रकार से अपन कहें तो जो है एक इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई ये जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ वो भारतीय शासकों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई थी। लेकिन इसी कड़ी में एक इतिहासकार है प्रोफेसर ऋषिकेश कांबले, है ना, ये बताते हैं कि यह युद्ध मराठों और महारों के बीच में नहीं था। वे दावा करते हैं कि यह युद्ध महारों और ब्राह्मणों के बीच में था, क्योंकि यह है अछूतों की अस्मिता की लड़ाई थी। ठीक है, महार योद्धाओं के व्यक्तिगत प्रतिशोध की लड़ाई थी, अछूतों की अस्मिता का लड़ाई थी और उनको सम्मान दिलाने के लिए यह युद्ध था, ब्राह्मणों के उत्पीड़न का युद्ध था और इसीलिए यह युद्ध महारों और ब्राह्मणों के बीच में हुआ था। ठीक है, वे कहते हैं कि भाई जो इतिहासकार इस युद्ध को विदेशी आक्रांता अंग्रेजों और भारतीय शासकों का युद्ध बताते हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है और इस प्रकार से इस युद्ध को जो है महार जो अनुसूचित जाति थी उसकी विजय ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर थी। ठीक है, अब इस युद्ध में जो है अपन देखें तो वहां पर जो भीमा जो कोरेगांव गांव है पुणे में, आज भी वहां पर अंग्रेजों के द्वारा एक चौकोर स्तंभ लगाया गया है और ये जो स्तंभ है 65 फुट ऊंचा है, 65 फुट ऊंचा है। ओबलिस्क पर अंकित शिलालेख है जिसमें ब्रिटिश विजय का प्रतीक माना गया है और आज भी इसमें जो है इस युद्ध में लड़े गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो 800 सैनिक थे उनके नाम आज भी इस पर अंकित हैं, जो ये इनके अदम्य साहस और वीरता को जो है दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके जो है 109वीं वर्षगांठ में, मतलब अपन कहें तो 1 जनवरी 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ भीमा कोरेगांव स्मारक पर गए, वहां की यात्रा की और उन्होंने इस दिवस को जो है शौर्य दिवस और विजय दिवस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यह पहले ब्रिटिश स्मृति थी, लेकिन 1927 के बाद यह दलित बहुजन आंदोलन का ध्रुव बिंदु बन गया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको नौकरी आत्मसम्मान के लिए
नौकरी, शिक्षा, आत्मसम्मान के लिए अस्पृश्यों की राजनीति और सामाजिक मुक्ति से जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से यह उनके भाषण में जो डिप्रेस क्लासेस को संबोधित करते हुए ग्रेट फाइट नामक एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने इनकी वीरता का जिक्र किया है ना। अब यहाँ पर जो है 1 जनवरी को हजारों लाखों अनुयायी वहां पर जाते हैं और ये अब दलित और बौद्ध तीर्थ बन गया है। ठीक है, और इस दलित बौद्ध तीर्थ स्थल पर वहां पर लाखों हजारों आदमी 1 जनवरी को वहां पर जाते हैं और जाकर वह जय भीम के नारे लगाते हैं, संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इन 800 सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस प्रकार से इस दिवस को जो है एक उत्सव के तौर पर वहां पर मनाया जाता है। और इस प्रकार से 1 जनवरी 1818 ईस्वी में जब भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ और इस युद्ध को जो है परिवर्तित कर दिया शौर्य दिवस या विजय दिवस। और ये अपने जो अनुसूचित जाति और जो महार जाति है वो अपने जो है इसको वीरता का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए इस दिवस को जो है वो मनाते हैं। अब यहाँ पर ये अपना जो है वीडियो समाप्त हो जाता है और इसी प्रकार से नए ऐतिहासिक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, गुड नाइट।